अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्लांट हार्मोन के सिलसिले में ये तीसरी वीडियो है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि जल्द अज जल्द ये वीडियोस बनती जाएं और मैं अपलोड करता जाऊं और जो इसमें सवालात हैं वो उनके जवाब भी देता जाऊं आपको। तो इस सिलसिला में हमारी पहली वीडियो जो थी वो बेसिक जितने फाइटो हार्मोन्स हैं उस पे थी और उसमें हमने ग्रुप्स को डिस्कस किया था। सेकंड में हमने ग्रुप्स के अंदर जो केमिकल्स थे उनको डिस्कस किया था कि इनमें कौन कौन से केमिकल्स हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। अब ये तीसरी वीडियो जो है ये जो ऑक्सिन ग्रुप है उस पे है। ऑक्सिन ग्रुप जो है ये एक बहुत ही मेजर ग्रुप है फाइटो हार्मोन्स में। इसका वर्क क्या है तो मैं आपको बताता चलूं कि इसको सबसे पहले ऑब्ज़र्व किया था चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने। तो इसको उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जिन पौधों में ऑक्सिन की मिकदार ज़्यादा है या ये हार्मोन दूसरे पौधों से ज़्यादा है, उनकी ग्रोथ ज़्यादा है। तो ये ऑक्सिन करता क्या है, इस ऑक्सिन के ग्रुप में 3, 4, 5 हार्मोन्स 10 हार्मोन्स हैं जिसमें 2,4-D है, IAA है, IBA है और भी काफ़ी सारे हार्मोन्स हैं। तो ये करता क्या है, बेसिकली इस ग्रुप का काम क्या है। ये ग्रुप जो है ऑक्सिन ये सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है। जो सेल डिवाइड हो के नए सेल बनते हैं उसको प्रमोट करता है। पार्टिनोकार्पी यानी डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइज़र, ये इसका काम है। फ्लावरिंग इंट्रोड्यूस करवाता है ये। जाइलम डिफ्रेंशिएशन जो है उसमें भी इसका बहुत बड़ा किरदार है। एपिकल डार्मेंसी जो है ये करवाता है और जो फ्लावरिंग है उसको प्रमोट करता है ऑफ सीज़न में। तो मेजर इसके ये वर्क हैं। ये सबसे जो इसका बड़ा काम है वो सेल प्रमोशन है या सेल इलोंगेशन है। हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, खाद डालते हैं अपनी फसलात को, तो उससे क्या होता है कि आपने ज़मीन में खाद डाल दी और उसके बाद आपकी फसल जो है उसकी ग्रोथ तेज़ हो गई। तो होता क्या है कि खाद डालने से खुराक पौधे के ऊपर जाती है और उसके सेल तेज़ी से डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। सेम यही तरीका जो है इसमें है। आप हार्मोन्स को अप्लाई कर देंगे, ऑक्सिन के किसी भी हार्मोन को, तो बेसिकली ये स्प्रे होगा। तो जब आप स्प्रे करेंगे तो वही काम जो उसने रूट से खुराक लेके करना होता है ये डायरेक्ट लीव से उसको जज़ब करके करना शुरू कर देता है। इससे पौधे की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है। जितने सेल तेज़ी से डिवाइड होंगे उतनी ही तेज़ी से पौधे की ग्रोथ होगी। ये बात समझने की है। हम यूरिया डालते हैं या DAP डालते हैं या कोई भी और फर्टिलाइज़र डालते हैं तो वो पौधे की खुराक बनती है। जब खुराक बनती है तो पौधे की ग्रोथ तेज़ हो जाती है। सेम इसी तरह आप समझ लें कि एक बंदा अच्छी खुराक खाता है, कई दिन अच्छी खुराक खाता रहता है, तब जाके उसकी सेहत कुछ बेहतर होती है। लेकिन अगर वो ब्लड की एक ड्रिप जो है वो लगवा ले या उसके मुतबादिल माइनोवेल या पेनामंजी टाइप की कोई ड्रिप जो है वो इंजेक्ट करवा ले, तो उसकी सेहत जो है वो खुराक के बदले में तेज़ी से बेहतर होना शुरू हो जाती है और एनर्जी जो है वो फिल फॉर उसको अवेल हो जाती है। सेम यही तरीक़ाकार इसमें है कि फर्टिलाइज़र जो हमने ज़मीन में डाली है वो ज़मीन में जाएगी, पौधा रूट्स के ज़रिए उसको लेगा और रूट्स के ज़रिए उसको लेके फिर अपनी सेल डिवीज़न शुरू करेगा। लेकिन ऑक्सिन के इस्तेमाल से ये होगा कि पौधा डायरेक्टली उसको लीव से हासिल करेगा और अपना काम शुरू कर देगा। ये कुदरती तौर पर पौधे के अंदर पाया जाता है। ऑक्सिन का जो ग्रुप है
ऑक्सीजन हार्मोन्स कुदरती तौर पर पौधे के अंदर मौजूद होता है, लेकिन मसनूई तौर पर देकर हम उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, उसकी ग्रोथ को फास्ट कर लेते हैं। बेसिकली ये समझने की बात है। खैर इंशाल्लाह थोड़ा वक्त लगेगा आपको इन सब चीज़ों को समझने में। तो शुरू करते हैं। आज हम IAA को हल करेंगे, इसको डिज़ोल्व करेंगे। पहले हमने नेप्थाइल एसिटिक एसिड जो है उसको एक वीडियो में डिज़ोल्व किया था। नेप्थाइल के लिए मैंने इस्तेमाल किया था सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। वो जो नेप्थाइल एसिटिक एसिड है वो जो उसका ग्रुप है वो साइटोकाइनिन है, लेकिन ये वाला जो है ये ऑक्सीजन ग्रुप है। इसका ग्रुप चेंज हो गया है। जब ग्रुप चेंज होगा तो डाइल्यूशन के केमिकल्स भी चेंज हो जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास है एथनॉल, और इसमें लैब ग्रेड का पानी है। ये पानी में हल नहीं होगा। आप इसको कितनी देर पानी में डाल के बैठे रहें, ये पानी में हल बिल्कुल नहीं होगा। तो आप इसको देखें, मैं आपको डाइल्यूट करके दिखाता हूँ। इसके लिए हमें चाहिए ये स्पैचुला, और स्केल की हमें फ़िल वक्त ज़रूरत नहीं है, पेरीपेक्स प्लेट की भी ज़रूरत नहीं है, स्लाइड की हमें ज़रूरत है, और ये पपट इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन हम इसको बड़ी मिकदार में डाइल्यूट करेंगे तब इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल सिर्फ हम इसको डाइल्यूट करना सीख रहे हैं, तो इसके लिए इसकी मिकदार मापने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये IAA का एक केमिकल है, और इतना सा हमने इसको इसमें डाला, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब हम इसको हल करते हैं। इतना हल करने के बावजूद ये हल नहीं हुआ। आप इसको ऐसे देखें, ये पानी में कभी भी हल नहीं होगा। हम इसको मज़ीद कुछ लम्हों के लिए हिलाते हैं। ये वैसे का वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये बहुत लो मालिक्यूलर हार्मोन्स होते हैं। जितने भी हार्मोन्स हैं फाइटो हार्मोन्स, इनका मालिक्यूल वेट बहुत लो होता है। तो ये पानी में किसी भी तरीक़ा से ये हल नहीं हो सकता। ना ये आज, ना कल, ना परसों, ना अगले 20 सालों में ये इसी तरह पड़ा रहे। आप इसको एयर टाइट करके रख दें, अगले 2 साल तक ये इसमें ऐसे ही पड़ा रहेगा, हल नहीं होगा। अब इसको हल करने के लिए हमें क्या चाहिए? इसको हल करने के लिए हमें चाहिए एथनॉल। ये हमने लिया, और ये खाली बीकर इसमें डाल लिया। ये हमारे पास एथनॉल है। इसको इसमें डाला, वही स्लाइड, इसको भी आप देख लें। और साथ में जो हमने पहले डाइल्यूट किया था उसको भी देख लें, गिरने लगा था। अब देख लें आप, दोनों में ये वाला जो है ये बिल्कुल उसी तरह है, इसमें कोई डाइल्यूशन नहीं हुई, ये बिल्कुल ऐसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। जब तक इसके मालिक्यूल हल नहीं होते उस वक़्त तक इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस कंडीशन में आप इसको जितनी बड़ी मर्ज़ी मिकदार में
स्प्रे कर दें, ये बेकार चला जाएगा, आपका किसी काम नहीं आएगा। लेकिन इस मिकदार हालत में इसकी थोड़ी सी मिकदार जो है वो बहुत बड़े फ़ायदे या बहुत बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपने इसको किस क्रॉप पे अप्लाई किया है। जितने भी हार्मोन्स हैं वो किसी भी क्रॉप पे मिलीग्राम की डोज़ में इस्तेमाल नहीं होते। हमेशा ये मिलीग्राम्स जो है 1 ग्राम की डोज़ में इस्तेमाल नहीं होते, हमेशा मिलीग्राम्स की डोज़ में इस्तेमाल होते हैं। मतलब किसी भी फसल पे इनकी जो मिकदार है वो 1 ग्राम नहीं हुई आज तक, इससे कम है। 400 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम फ़ी एकड़, 200 मिलीग्राम फ़ी एकड़। कुछ ऐसे हैं जिनकी 15, 20, 25 मिलीग्राम फ़ी एकड़ उनकी मिकदार होती है। अब ये 1 सीसी या 1 ml के करीब इसमें केमिकल है, और ये 1 एकड़ के लिए अगर आप वीट पे स्प्रे करना चाहें तो ये 1 एकड़ के लिए जो है उस पे स्प्रे हो सकता है। उसकी नॉर्मल सी ग्रोथ के लिए आप यूँ समझ लें कि आपने 1 बोरी यूरिया की जो है वो डाल दी है, और उस के जो 1 बोरी यूरिया के नताइज हैं वो आप इतने से केमिकल से ले सकते हैं। इसमें अहम बात यह है कि आपके पास जो केमिकल है उसकी परसेंटेज कितनी है। अब अगर आप 10% परसेंटेज वाला केमिकल जो है वो लेके उसको इतनी मिकदार में डाइल्यूट करके स्प्रे करेंगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा। डिपेंड करता है उसकी परसेंटेज पे कि परसेंटेज कितनी है। डोज़ जो है वो परसेंटेज के हिसाब से बनेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उसमें आप को ये बात बताई जाएगी कि कितने % केमिकल हो तो उसकी कितनी डोज़ होगी। हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। केन, वीट, राइस और सिट्रस के लिए कि अगर राइस पे हम कर रहे हैं तो कितनी ऑक्सीजन की डोज़ होनी चाहिए, केन पे कितनी होनी चाहिए और सिट्रस पे कितनी होनी चाहिए, तो ये बात हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इन केमिकल्स को डिज़ोल्व करना सीख लेंगे, क्योंकि ये पहला केमिकल जो हमने पिछली एक वीडियो में किया था वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में किया था, वो साइटोकाइनिन ग्रुप था। लेकिन ऑक्सीजन जो है उसके लिए हमें एथेनॉल चाहिए होता है। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसके लिए मेथनॉल चाहिए होता है। ये डिफरेंट केमिकल्स डिफरेंट सॉल्यूशन में डाइल्यूट होंगे। तो इंशाल्लाह ये अगले चंद दिनों बाद जो वीडियोज़ आएंगी उसमें ये सारी डिटेल जो है आपको बताता जाऊंगा। किसी भी केमिकल की डाइल्यूशन जो है वो सबसे अहम होती है। अगर केमिकल डाइल्यूट नहीं हुआ तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं देगा, चाहे आप जितनी मर्ज़ी बड़ी मिकदार में उसको स्प्रे कर लें। लेकिन इसके बरक्स अगर वो पूरी तरह डाइल्यूट हो गया है, उसके मालिक्यूल उस जो भी आपने सॉल्यूशन इस्तेमाल किया है उसमें हल हो गए हैं, तो फिर वो अब पूरे का पूरा फ़ायदा देगा आपको। जो मैक्सिमम वो कर सकता है वो करेगा। अब डाइल्यूट करने के बाद आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। अच्छा पानी वो है जो लैब ग्रेड का हो, जिसमें कोई ये सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट और इस तरह के जो चीज़ें हैं ये ना हो। इसके लिए लैब ग्रेड का पानी इस्तेमाल किया जाए तो सबसे बेहतर है। आप सॉल्यूशन बना लें, उस बोतल में डाल लें, उसके बाद आगे जब आपने उसको फील्ड में यूज़ करना हो तो आप उस में जो खाल का पानी है वो भी डाल लें, नलके का डाल लें। लेकिन जो आपका बेसिक सॉल्यूशन है उसमें आपने लैब ग्रेड का पानी इस्तेमाल करना है। ये फ़र्क आपने देख लिया है कि वो अभी तक उसमें हल नहीं हुआ और वो ऐसे ही तैर रहा है, ये बेकार हो गया है, मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं। आप इसको स्प्रे कर दें किसी भी पौधे पे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये करेंगे तो ये मैक्सिमम जो इसके रिज़ल्ट हैं, इसके अंदर जो कैपेसिटी है ये अपनी शो करेगा।
एक और अहम बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये हार्मोन्स का नॉलेज जो है ये बहुत पेचीदा है, बहुत बारीक है। इसको सीखने के लिए वक्त भी चाहिए और तवज्जो भी चाहिए। ये भागे जाते हुए सीखा नहीं जाएगा। बिल्कुल जिस तरह लोग आजकल हैं कि एक ही दिन में सब कुछ अपने अंदर समोने की ख्वाहिश रखते हैं, तो ऐसा इसमें नहीं है। ये थोड़ा हौसला भी चाहिए और इसके लिए तवज्जो भी चाहिए। मैं पिछले कई सालों से इस पे रिसर्च कर रहा हूँ। सिट्रस पे मैंने तकरीबन 12 साल इस पे काम किया है और मेरा 8 एकड़ रकबा जो है बाग वो सिट्रस का इस रिसर्च के लिए मुख्तस था। तो उसमें हमने हर एक केमिकल की सैकड़ों एप्लीकेशंस की। हर एक दफ़ा एक तंदुरुस्त हेल्दी पौधा सेलेक्ट किया, उस पे एप्लीकेशन कर दी, बाद में पता चला कि पौधा खुश्क हो गया है। या एक पौधे पे हमने एप्लीकेशन की तो पता चला कि सारा फ्रूट ड्रॉप हो गया है। तो ये 8 एकड़ जो है हमारा, बिल्कुल मेरा वो रकबा जो है वो सड़क के बिल्कुल साथ है। तो उस पे हम एप्लीकेशनें करते रहे। अब वो बाग जो है, मेरी रिसर्च जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो गई है और इस साल से मैं एंड दिसंबर से उसको क्लोज़ कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह वो ट्विन लाइन पे कन्वर्ट हो जाएगा। इन्हीं हार्मोन से हमने बजिंजो फार्म बलूचिस्तान में जो मैं डेवलप कर रहा हूँ, शामिर बजिंजो साहब का, उससे तकरीबन 24-25 लाख रुपए की बचत की। हमने तकरीबन 30,000 पौधों के लिए केमिकल स्प्रे किए और हमारा जो टोटल ख़र्चा है वो 5 लाख राउंड अबाउट था इन केमिकल्स का। जबकि अगर हम उन 30,000 पौधों को फर्टिलाइज़र डालते तो हमारी फर्टिलाइज़र जो है वो तकरीबन 25 लाख से ऊपर चली जानी थी। पिछले साल मैंने केन पे इसके एक्सपेरिमेंट किए थे, तो बहुत सारे दोस्तों ने वो केन जो है मेरा देखा। 2 केजी का एक गन्ना था और तकरीबन 18 गन्ने जो हैं वो 36 किलो 35 किलो वेट के थे। वो मैंने पोस्ट भी किया था। मेरा मकसद ये सब बातें बताने का ये है कि जो किसान है इसको सीख जाए। इल्म कोई भी हो, इंसान सीख जाता है, सिखाने वाला हो और सीखने वाला हो तो इल्म हासिल किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि पीएचडी ही बंदा हो तो ही वो सीख सकता है। आम किसान भी ये इल्म सीख सकते हैं। तो मेरी कोशिश है कि हर किसान जो है वो इस इल्म को सीखे ताकि उसका जो फर्टिलाइज़र की मद में उसके बेतहाशा अखराजात हैं वो कम हो जाएं। ये जो ऑक्सीजन है, इसमें मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की है कि इसमें ये खूबी है कि ये जो है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विद आउट फर्टिलाइज़र का काम करता है कि खाद के बगैर जो है वो आप फ्रूट या क्रॉप्स को किस तरह ग्रो कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसका वर्क, जो मेजर वर्क है वो सरअंजाम देता है। और मेरे तजर्बात के मुताबिक बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको आप फर्टिलाइज़र बिल्कुल ना दें और सिर्फ हार्मोन्स पे रखें तो वो आपको परफेक्ट प्रोडक्शन देंगी और परफेक्ट जो है क्रॉप भी परफेक्ट होगी जिस तरह आप फर्टिलाइज़र से लेते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ दे और इस मुल्क को तरक्की दे। अल्लाह ताला हम किसानों पे रहम करे और हमारे हालात जो है उनको बेहतर कर दे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को मिलजुल कर एक दूसरे के काम आने की तौफीक अता फरमाए। मियाँ शफ़क़त महबूब आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।